उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोग स्टडी के साथ आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे जी। आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर आपका 5 चल रहा था मेरे स्कूल में, जिसमें आपका 2 क्लास हो चुका है। ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 का आपका तीसरा क्लास है जी। आप लोग पूछिएगा कि इस चैप्टर को समाप्त करने में आप कितना और क्लास लीजिएगा, तो मेरे स्कूल एक क्लास और लूँगा जी। इस क्लास के बाद आपका एक क्लास और लूँगा, ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। और जितना हमें टाइम लगेगा समाप्त करने में हमें बायोलॉजी का 6 नंबर चैप्टर, उतना समय में मेरे स्कूल हम बायोलॉजी का 7वां चैप्टर, बायोलॉजी का 8वां चैप्टर हम दोनों समाप्त कर देंगे जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। उससे कम समय में समाप्त हम कर देंगे मेरे स्कूल बायोलॉजी का 7वां 8वां दोनों चैप्टर जी। तो आपका बायोलॉजी का मेरे स्कूल सिलेबस बहुत ही जल्द ही खत्म होगा जी। और फिर आपका बायोलॉजी का सिलेबस खत्म हो गया तो आपका साइंस खत्म हो जाएगा जी। फिर उसके बाद आपका जान रहे हैं कि मैथ आपका स्टार्टिंग होगा जी। आपका मतलब का मैथ स्टार्ट होगा मेरे स्कूल, आपका मैथ शुरू होगा जी। फिर उसके बाद आपका आएगा एक वरदान सीरीज जी, जहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल 100% पूछे जाने का क्या होता है जी, संभावना होता है। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा। आज की हम क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। और आज के क्लास में आपको पढ़िएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आप अपना जीवन में ये मेरे स्कूल आपके लिए क्या है जी, बिल्कुल ज़रूरी है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सिर्फ आप इसको मेरे स्कूल एग्जाम के पर्पज से मत पढ़िए। समझ रहे हैं? बायोलॉजी की सिर्फ आप एग्जाम के पर्पज से मत पढ़िए कि हमें एग्जाम देना है इसलिए हम बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं जी। ये आपका लाइफ से जुड़ा हुआ आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है जी। तो आप बिल्कुल इंटरटेस्ट के साथ पढ़िएगा जी। आइए अच्छे क्लास को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके थे जी मेरे स्कूल मस्त मेरे स्कूल आपका मस्तिष्क का जितना प्रकार हो, मेरे स्कूल जितना भाग होते हैं वे सारे भाग जी। और मेरे स्कूल मस्तिष्क की आपका मस्तिष्क का जितना भाग होता है वे सभी भाग के बारे में जी हम पढ़ा चुके थे जी। पढ़ा चुके थे जी, तो भैया बिल्कुल पढ़ा चुके थे 100%। ठीक है जी। आपका मस्तिष्क का 3 भाग होता है जी। ठीक है। और फिर मस्तिष्क का आपका मेरे स्कूल मस्तिष्क का आपका 3 भाग होता है, फिर उसका भी आपका भाग होता है जी। समझ रहे हैं? तो उसको भी हम पढ़ा चुके थे जी। मेरे स्कूल हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए थे जी कि जो आपका मेरुरज्जु होता है वो मेरे स्कूल मेरुरज्जु को मेरे स्कूल मेरे स्कूल दूसरा ब्रेन दूसरा मस्त मेरे स्कूल दिमाग कहते हैं जी। समझ रहे हैं? दूसरा दिमाग पूछा है किसको कहते हैं तो कहेगा मेरुरज्जु को कहते हैं जी। दूसरा मस्तिष्क किसको कहते हैं? मेरुरज्जु को कहते हैं जी। और आपका मेरे स्कूल जो आपको बताए थे 31 जोड़ी क्या थे, इसमें नसें होती हैं जी। समझ रहे हैं? तो आपको हम पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा दिए थे जी। मात्र मुझे एक चीज़ बताना भूल गए थे मेरे स्कूल, बताना भूल नहीं गए थे। आपका क्लास क्या हो गया था जी, हमारा फ़ोन भर चुका था तो क्लास हमारा नहीं रिकॉर्ड हो पाया जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो मेरुरज्जु आपका मेरे स्कूल मेरुरज्जु को हम क्या कहते हैं जी, दूसरा दिमाग कहते हैं, दूसरा मस्तिष्क कहते हैं जी। अब समझिएगा मेरे स्कूल आज के हम क्लास में प्रॉपर चर्चा करेंगे ग्रंथि के बारे में जी। समझ रहे हैं? किस पर चर्चा होगा आज की क्लास में जी, तो कहेगा ग्रंथि पर चर्चा होगा जी। हम आज की क्लास में ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले हैं जी। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ग्रंथि होता क्या है जी। आपको जब तक ग्रंथि नहीं समझ में आएगा तो हम ग्रंथि मेरे स्कूल आपको समझना होगा तब हम आगे पढ़ा पाएंगे जी। तो बिल्कुल जी, आपको ग्रंथि नहीं समझ में आएगा, हम ग्रंथि के प्रकार पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आने वाला है, तो कहेगा नहीं समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले आप ग्रंथि समझिए, ग्रंथि क्या होता है जी। तो ग्रंथि क्या है जी, हमारे शरीर मेरे स्कूल थैली जैसी एक संरचना होती है जी। समझ रहे हैं? जिससे मेरे स्कूल एंजाइम और हार्मोन का क्या होता है जी, स्राव होता है, मतलब निकलता है जी। स्राव मतलब क्या जी, निकलता है। तो क्या आप ग्रंथि समझ गए जी? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए भली भांति कि ग्रंथि हमारे शरीर में एक थैली जैसी संरचना होती है जिससे एंजाइम और हार्मोन का क्या होता है जी, स्राव होता है, मतलब निकलता है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब समझिए कि ग्रंथि कितने मेरे स्कूल टाइप के होते हैं जी, कितने प्रकार के होते हैं जी। तो ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं जी। पहला मेरे स्कूल बही बही स्रावी ग्रंथि, दूसरा है अंतः स्रावी ग्रंथि, तीसरा है मिश्रित ग्रंथि जी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो हम एक एक पर चर्चा करते हैं।
बिल्कुल डिटेल में जी। हम तीनों ग्रंथि के बारे में हम पढ़ते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बहिस्रावी ग्रंथि पर जी। तो समझिए, तो जो बहिस्रावी ग्रंथि है ना, इससे क्या होता है जी, एंजाइम का मेरे सुनो स्राव होता है, मतलब एंजाइम निकलता है जी। समझ रहे हैं क्या निकलता है जी, एंजाइम इस ग्रंथि से निकलता है जी। मेरे सुनो, एंजाइम का संपर्क रक्त से नहीं है जी। समझ रहे हैं, मतलब जो एंजाइम है वो रक्त में नहीं मिलता है जी। नेक्स्ट, इस ग्रंथि से जी एंजाइम को मेरे को निकालने के लिए, इस ग्रंथि से एंजाइम को निकालने के लिए मेरे को अलग नली होती है जी। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं कि जो एंजाइम को इस ग्रंथि से निकालने के लिए क्या होता है जी, एक अलग नली होती है। समझ रहे मेरे बात को, समझ रहे हैं जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं हो रहा होगा जी। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको 100% समझ में आ रहा है कि नहीं जी। मेरे सुनो, जब हम लोग रोते हैं तो हम मेरे सुनो क्या निकलता है जी, तो कहेगा आंसू निकलता है जी। तो आंसू में क्या आपका पाया जाता है जी, तो क्या होता है जी, तो कहेगा मेरे सुनो एंजाइम होता है जी। समझ गए। क्या आपसे पूछा जाए बहिस्रावी ग्रंथि के मेरे सुनो बारे में, तो क्या आप बता सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल बता सकते हैं। इससे क्या निकलता है, इससे क्या का स्राव होता है जी, तो कहेगा एंजाइम का। ठीक है, और इसमें क्या होता है जी, मेरे सुनो एंजाइम है ना मेरे सुनो, वो रक्त में नहीं मिलता है जी, मतलब एंजाइम का संपर्क रक्त से नहीं है जी। और मेरे सुनो, इस ग्रंथि से एंजाइम को निकालने के लिए मेरे सुनो अलग अलग नली होती है जी। तो समझ चुके होंगे मेरे सुनो आप बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में जी। अब आइए अंतःस्रावी ग्रंथि को हम समझते हैं। तो इससे आपका क्या निकलता है जी, तो भैया इससे हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है जी, हार्मोन निकलता है जी। समझ गए। और हार्मोन का संपर्क रक्त से होता है या नहीं जी, तो भैया बिल्कुल होता है। समझ रहे, जो हार्मोन है उसका संपर्क रक्त से होता है जी, मतलब जो हार्मोन है वो रक्त में क्या होता है जी, मिलता है। समझ रहे, समझ रहे, बताइए, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। और इस ग्रंथि से हार्मोन को निकालने के लिए अलग प्रकार की कोई नली नहीं होती है, कोई नसें नहीं होती है। समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ गए होंगे जी। तो आपसे पूछा जाए अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, तो आप 100% बता सकते हैं जी। अब मेरे स्कूल हम आपको समझाते हैं कि हार्मोन क्या होता है जी। तो हार्मोन आपका एक रासायनिक यौगिक है जी। क्या जी, रासायनिक यौगिक है जी। अगर हार्मोन का एक बूंद मेरे स्कूल हमारे शरीर के रक्त में, मेरे स्कूल सॉरी जी, जो हार्मोन का एक बूंद मेरे स्कूल रक्त के साथ मिलकर मेरे स्कूल हमारे शरीर में मेरे स्कूल या स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है जी। समझिए मेरे बात को, मैं क्या कहूँ, मैंने कहा कि जो हार्मोन है जी, हार्मोन का एक बूंद रक्त के साथ मिलकर हमारे शरीर में या मेरे को स्वभाव में बहुत बड़ा मेरे को बड़ा परिवर्तन ला सकता है। समझ चुके होंगे जी, कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं हुआ होगा जी। अब समझते हैं मिश्रित ग्रंथि क्या होता है। मिश्रित ग्रंथि क्या होता है, तो मिश्रित ग्रंथि से क्या होता है जी, एंजाइम और हार्मोन दोनों का मेरे को स्राव होता है, मतलब दोनों निकलता है जी, दोनों निकलता है जी। अब मेरे को समझिए, अब बिल्कुल यहाँ पर गौर से ध्यान से समझना होगा जी, बिल्कुल ध्यान समझिए, बिल्कुल ध्यान समझिए जी। जो मेरे को बहिस्रावी ग्रंथि है इसके बारे में हमें मेरे को नहीं पढ़ना है, और मिश्रित ग्रंथि के बारे में हमें नहीं पढ़ना है मेरे को 10 क्लास में भी। मेरे बात को समझ रहे हैं, हम जितना मुझे पढ़ना था 10th क्लास में उतना हम पढ़ चुके हैं बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में और मिश्रित ग्रंथि के बारे में।
मतलब जितना से मेरा काम चल सकता है, मतलब जितना मेरे स्कूल पढ़ने के लिए था 10 क्लास में जी। लेकिन हम इस बारे में मेरे स्कूल जो इसके कितने मेरे स्कूल इसके हम आगे बारे में पूरा दो डिटेल में चर्चा किया जाता है। हम डिटेल में चर्चा हमें नहीं करना है 10 क्लास में मेरे स्कूल, हमें इसके बारे में आगे अब नहीं पढ़ना है मेरे स्कूल 10 क्लास में जी। ये दोनों ग्रंथि के बारे में जी। पहला ग्रंथि तो वही शराबी ग्रंथि और दूसरा हमारा मिश्रित ग्रंथि जी। तो कहिएगा 10 क्लास में हमें पढ़ना किसके बारे में, पूरा डिटेल में उसके बारे में हमें पढ़ना है जी। तो कहिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हमें 10th क्लास में पूरी अच्छी तरीक़ा से पूरा डिटेल में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? तो या बिल्कुल समझ पा रहे हैं। आपको 2 ग्रंथि नहीं पढ़ना है 10th क्लास में जी। जितना मुझे पढ़ाना चाहिए आपको मेरे स्कूल ये दोनों ग्रंथि के बारे में हम उतना आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसके आगे हम डिटेल में चर्चा नहीं करना है हमें 10th क्लास में मेरे स्कूल ये दोनों ग्रंथि के बारे में जी। 10th क्लास में हमें इस ग्रंथि के बारे में चर्चा करना है जी, जिसका नाम है अंतःस्रावी ग्रंथि जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये मानव के शरीर में 9 प्रमुख ग्रंथियाँ मेरे सुनो सॉरी जी, ये जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है ना, सॉरी जी, जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है जी, जो मानव के शरीर में मेरे सुनो 9 प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है जी। समझ रहे? मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि जो मेरे सुनो हमारे शरीर में मेरे सुनो 9 गो है जी। समझ रहे? 9 गो है जी। इतना जी। तो हमें मेरे सुनो अंतःस्रावी ग्रंथि प्रमुख मेरे सुनो हमारे शरीर में 9 प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है जी। तो हमें 9 मेरे सुनो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के बारे में पढ़ना होगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। क्या मेरी बात को आप आपको समझ में आ रहा है जी? तो कहेगा बिल्कुल समझ में आ रहा है। हमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सॉरी जी, अंतःस्रावी जो ग्रंथि है इसके बारे में मेरे स्कूल हमें पूरा डिटेल में 10 क्लास में चर्चा करना है जी। तो जो हम मेरे स्कूल हमारे शरीर में मानव के शरीर में 9 प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है जी। 9 के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब हम आगे मेरे स्कूल आपको हम पढ़ाते हैं पूरी अच्छे तरीक़ा से हमें जो 9 प्रमुख ग्रंथियाँ पढ़ना है उसके बारे में। क्या यहाँ तक आपको समझने में अभी तक कोई दिक्कत जी, कोई समस्या जी? हम आपको 2 टॉपिक पढ़ाएंगे लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम आपको पूरा सिलेबस ना पढ़ाकर मेरे स्कूल अगर मेरे स्कूल ऐसा मैं बोलना नहीं चाहिए, सॉरी जी। मान के चलिए आप पूरा सिलेबस मेरे स्कूल पढ़ लिए लेकिन आपका तैयारी 10% 20% हुआ जी। समझ रहे? मतलब मेरे स्कूल आप एक मान के चलिए मेरे स्कूल आप 5 सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट कर देंगे तो मेरे स्कूल आपको 500 नंबरों से कम भी आपको अगर आप कितना अब मेरे स्कूल उतना ही बेहतर स्टूडेंट पढ़ने में नहीं है तो कम से कम 300 350 400 नंबर तक ला सकते हैं जी। तो बिल्कुल ला सकते हैं। लेकिन कई सारे स्टूडेंट पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लेता है लेकिन वो कितना नंबर लेकर आएगा जी? 100 150 200। तो क्या वो पूरे अच्छे तरीक़ा से सिलेबस को पढ़कर समाप्त किया है जी? तो कहेगा नहीं, वो कॉन्सेप्ट उसका बिल्ड नहीं हुआ है, सिर्फ उस सिलेबस को कंप्लीट किया है जी। तो सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होता है। आप मान के चलिए 10 चैप्टर आपका है तो 5 चैप्टर पढ़िए, लेकिन 5 चैप्टर से अगर कैसा भी सवाल पूछा जाए हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऐसा खुद को आपको बनाना होगा जी। आप कोई भी फील्ड में जाइए तो उस फील्ड को मेरे स्कूलों कोई भी आप मेरे स्कूलों मेरी बात को ध्यान समझिए। कोई भी फील्ड में आप खेल खेलने के लिए जाइए तो आप खेल को ही मेरे स्कूलों क्या कीजिए? चेंज कर दीजिए। समझ रहे? उस खेल को ही क्या कर दीजिए जी? मेरे स्कूल आप चेंज कर दीजिए जी। समझ रहे मेरी बात को? क्या समझ रहे हैं? तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं जी? पढ़ाने के लिए आते हैं तो सेम बाई सेम कॉपी करके पढ़ाते हैं जी। समझ रहे? लेकिन कोई ऐसा भी टीचर आता है जो इतना यूनिक तरीके से पढ़ाता है, उसका मेरे स्कूल में पढ़ाने का जो तरीका है वो पूरे को चेंज कर देता है। उससे स्टूडेंट को 100% पूरी चीज़ें समझ में आते हैं जी।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी। आपको उम्मीद है कि यहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ आपको हर एक चीज़ 100% समझ में आया होगा जी। अब बिल्कुल आपको ध्यान से और सीधा तरीके से आपको ध्यान देकर समझना होगा जी। मेरे स्कूल आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ में से मेरे स्कूल पहला आपका है मेरे स्कूल हाइपोथैलेमस ग्रंथि जी। समझ रहे? हमें टोटल कितने मेरे स्कूल अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है जी। सॉरी मेरे स्कूल हमें टोटल मेरे स्कूल अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के बारे में पढ़ना है जी। तो कहेगा 9 कितने के मेरे स्कूल कितने? तो कहेगा 9 प्रमुख हमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के बारे में पढ़ना है जी। जिसमें से हमारा पहला है हाइपोथैलेमस ग्रंथि जी। तो इसके बारे में हम पढ़ाते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी। तो समझिए जी, जो ये ग्रंथि है ना जी, ये क्या करता है मेरे स्कूल सभी ग्रंथि को कंट्रोल करता है। एक एक बात को आप भेजम घुसाइएगा। मैंने कहा कि जो ये ग्रंथि है, कौन ग्रंथि जी? तो हाइपोथैलेमस। समझ रहे हैं जी? जो ग्रंथि है और ये ग्रंथि हमारा कहाँ पाया जाता है जी? बताइए मेरे स्कूल। तो ये हमारा मेरे स्कूल अग्र मस्तिष्क में हमारा ये ग्रंथि पाया जाता है जी। समझ गए मेरे स्कूल? ये ग्रंथि हमारे सभी ग्रंथियों को क्या करता है जी? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अगर ये ग्रंथियाँ एक्टिव हो गया ना जी, समझ रहे हैं, तो मेरे स्कूल ये ग्रंथियाँ अगर एक्टिव हो गया तो अन्य सभी ग्रंथियाँ मेरे स्कूल काम करना बंद कर देता है जी। मतलब डीएक्टिव हो जाता है जी। आपको हम मेरे स्कूल आपको हम पढ़ाए थे कि अगर किसी से आपको प्यार हो गया मेरे स्कूल, तो कोई भी कुछ बोले आप किसी को सुनने वाले नहीं है जी। तो मेरे स्कूल ये आपका किस पर निर्भर करता है जी? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि पर जी। समझ रहे? मतलब आपको किसी से प्रेम हो गया, अगर आपको मेरे स्कूल गुस्सा आ गया, समझ गए, तो शरीर का मेरे स्कूल अन्य सभी ग्रंथियाँ कुछ भी बोले आप सुनने वाले नहीं। और ऐसा आपको गुस्सा आएगा, आपको किसी से कब प्रेम हो जाएगा, तो कुछ भी कोई बोले कोई भी फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। आपको हो गया है तो हमें इसको चाहेंगे तो चाहेंगे। तो ये कब होता है जी? जब मेरे स्कूल हाइपोथैलेमस ग्रंथि एक्टिव होता है, तब मेरे स्कूल होता है। मतलब ये इसी ग्रंथि पर निर्भर करता है जी। क्या आप समझ गए हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में जी? तो इसके बारे में हम थोड़ा मेरे स्कूल में हम पढ़ाए थे कि नहीं? तो बिल्कुल हम पढ़ाए थे इससे पहले भी। हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे इसके बारे में जी? तो बिल्कुल पढ़ाए थे। तो हम मेरे स्कूल में हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में बिल्कुल जानेंगे कि ये जो ग्रंथि हमारा है, ये सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अगर ये ग्रंथि एक्टिव हो गया तो सारा हमारा ग्रंथि क्या हो जाएगा जी? डीएक्टिव हो जाएगा, मतलब काम करना बंद कर देगा जी। समझ रहे? और मेरे स्कूल ये हमारा जो ग्रंथि है, ये हमारा अग्र मस्तिष्क में क्या होता है जी? पाया जाता है जी। ये जो ग्रंथि है जो हमारा जिसको आगे वाले दिमाग में पाया जाता है जी। समझ रहे? मतलब हमारा अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है जी। तो आप हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में आप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत समझने में नहीं जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमें अब ग्रंथि के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है जी रिस्कू क्या है जी? तो पीनियल ग्रंथि जी। तो इसके बारे में, इस ग्रंथि के बारे में बिल्कुल समझिएगा। नेक्स्ट हमारे ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि जी। ठीक है? तो ये हमारा दूसरा ग्रंथि का नाम है जी। ये हमारा मेरे स्कूलों अंतःस्रावी ग्रंथियों का मेरे स्कूलों टोटल हमें 9 प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना था मेरे स्कूल। तो ये हमारा दूसरा ग्रंथि है जी, जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये जो ग्रंथि है जी, जो आपका तीसरे नेत्र के पास होता है जी, तीसरे नेत्र के पास, ये दोनों नेत्र हमारा जी, और जो हमारा बीच में जो मेरे स्कूल हमारा क्या होता है जी? तीसरा नेत्र होता है मेरे स्कूल,
वहाँ ही ये ग्रंथि हम मेरे को पाया जाता है जी। समझ गए, उसके पास होता है जी। समझ गए, समझ गए भैया जी? तो बिल्कुल समझ गए। ये हमारा जो पीनियल ग्रंथि है, ये हमारे दोनों आँख के दोनों मेरे सॉरी हमारा मेरे को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, दोनों आँख के बीच में जो हमारा नेत्र होता है उसके पास ये होता है जी। या हम ऐसे बोल सकते हैं मेरे सुनो कि यह ग्रंथि तीसरे नेत्र के पास होता है जी। ये दो नेत्र होता है और जो बीच में भी हमारा जो नेत्र होता है इसके पास होता है जी। समझ गए, बोलने का तरीका अलग है लेकिन कहानी मेरे सुनो उसका कहने का मतलब क्या जी, सेम है। आगे समझिए, इस ग्रंथि से मेरे सुनो दो प्रकार के हार्मोन मेरे सुनो क्या होते हैं जी, रिलीज होते हैं जी, मतलब शराब होता है मेरे सुनो, मतलब निकलता है जी। पहला हार्मोन का नाम है जी तो मेलाटोनिन हार्मोन और दूसरा का नाम है सेरोटोनिन हार्मोन जी। मेरे बात को ध्यान समझिए, जो हमारा पी मेरे सुनो पी मेरे सुनो जो हमारा मेरे सुनो ये ग्रंथि है पी मेरे सुनो पी नल ग्रंथि है, मेरे सुनो जो हमारा पी नियल ग्रंथि है, सॉरी मेरे सुनो जो हमारा पीनियल ग्रंथि है, इससे मेरे सुनो हमारा दो हार्मोन निकलता है जी। समझ गए, जो हमारा पीनियल ग्रंथि है इससे दो हार्मोन निकलता है जी। कभी मिस्टेक हो जाता है इसलिए सॉरी। इससे दो ग्रंथि मेरे इसमें दो हार्मोन निकलता है जी, ग्रंथि नहीं दो हार्मोन निकलता है। इस ग्रंथि से मेरा दो हार्मोन निकलता है जी, पहला मेलाटोनिन और दूसरा सेरोटोनिन। अब समझिए, जो मेलाटोनिन हार्मोन है जो रात्रि के समय हमारी त्वचा को हल्का काला मेरे इसको कर देता है जी। फिर बात को ध्यान समझिए, आप देखिएगा जब रात्रि के समय क्या होगा जी, हमारा जो त्वचा होगा वो हल्का काला हो जाता है जी। इसको करता कौन है जी, कौन सा हार्मोन की वजह से हमारा त्वचा रात्रि करने का मतलब रात में काला हो जाता है जी। तो कहिएगा ये हमारा करता है कौन सा हार्मोन जी, तो कहिएगा मेरे इसको कौन सा हार्मोन जी बताइए, तो कहेगा मेलाटोनिन हार्मोन। ये हमें रात्रि के समय त्वचा को हल्का काला कर देता है जी। समझ गए, बिल्कुल। जो हमारा सेरोटोनिन हार्मोन है जी, ये क्या करता है मेरे इसको अंधेरे में नींद लाने में मदद करता है जी। समझिए, आप जैसे ही लाइट बुता दीजिएगा ना तो आपको मेरे इसको नींद मेरे इसको बहुत जल्दी आ जाएगा जी। समझ रहे हैं, मैं आपका मेरे इसको मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि अगर आप 1 बजे रात ला जग गए ना, 1 बजे रात ला, ठीक है जी, 1 बजे रात ले जाएंगे, अगर उससे अधिक आप जग गए, मान के लिए 2 बजे ला, ठीक है जी, 2 बजे रात ला या 3 बजे रात ला जग गए, तो आप अगर 3 बजे ला जग गए, ठीक है जी, तो आपको 4 बजे नींद आएगा जी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको सुनो बता रहा हूँ। अगर आप 4 बजे ले जग गए ना तो आपको 5 बजे नींद आएगा। ऐसा होता है जी। आप 1 बजे रात तक जगते हैं ना तो ऐसा आपको साथ नहीं होगा कि आप 1 घंटा और जगिएगा तब नींद आएगा जी। लेकिन जैसे ही एक आप मेरे सुनो क्रॉस कर दिए तो फिर 1 घंटा आपको मेरे सुनो नींद आने में समय लग जाएगा जी। हमारे साथ भी ऐसा होता है जी। हम जहाँ 2 बजे ले कभी क्लास हम लंबा लेते हैं जी तो 2 बज जाता है, 3 बज जाता है, तो हमें 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद नींद आता है जी। हमारे पास 4 घंटा था समय सोने के लिए, उसमें से हमारा 1.5 घंटा या 1 घंटा चला गया तो हम कितना सो पाएंगे, 2.5 घंटा 3 घंटा। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो क्या क्या अभी दोनों ग्रंथि के बारे में आप पूरा अच्छे तरीका से बेहतर ढंग से बता सकते हैं जी? पूछिए आपसे हाइपोथैलम सॉरी जी हाइपोथेले मेरे स्कूल हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ये क्या करता है जी, तो ये सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है जी, पहला बात। दूसरा, अगर ये ग्रंथि हमारा एक्टिव हो गया तो सारे ग्रंथियों को डीएक्टिव कर देगा जी, तो सारा ग्रंथि हमारा काम करना बंद कर देगा जी। और ये जो ग्रंथि है जो हमारा ब्रेन के मेरे स्कूल जो हमारा ये ग्रंथि कहाँ पाया जाता है जी, तो कहेगा अग्र अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है जी, अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है जी। अब आइए नेक्स्ट मेरे स्कूल नेक्स्ट ग्रंथि का नाम क्या है जी, तो कहेगा पीनियल ग्रंथि जी। नेक्स्ट हमारा ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि जी। ये क्या करता है जी, बिल्कुल आप मेरे स्कूल समझिए, ये जो हमारा मेरे स्कूल ये जो ग्रंथि है
ये हमारा तीसरे आँख के पास होता है जी, मतलब ये दोनों आँख है, ये तीसरा बीच में हमारा क्या है जी, तीसरा आँख, इसके पास ही हमारा इसको कौन सा ग्रंथि होता है जी, तो पीनियल ग्रंथि होता है जी, समझ गए, पीनियल ग्रंथि। और पीनियल ग्रंथि से हमारा दो हार्मोन का इसको निकलता है जी। पहला हार्मोन जिसको कहते हैं मेलाटोनिन, दूसरा सेरोटोनिन जी, समझ रहे, दो हार्मोन निकलता है, पहला मेलाटोनिन, दूसरा सेरोटोनिन जी, समझ रहे। जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है, जो क्या करता है, हमारा जो स्किन है, जो हमारा त्वचा है, इसको रात में क्या करता है जी, हल्का काला कर देता है। जो सेरोटोनिन जो हार्मोन है, ठीक है जी, जो क्या करता है, हमें अंधेरे में नींद लाने में मदद करता है जी, समझ गए। तो अंधेरे में नींद लाने में मदद हमें कौन सा हार्मोन करता है, तो कहेगा सेरोटोनिन हार्मोन करता है। हमारा रात्रि के समय त्वचा हल्का काला हो जाता है, ये कौन सा हार्मोन की वजह से होता है, तो कहेगा मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से होता है। अब मेरे स्कूल में नेक्स्ट आपको ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि, समझ रहे हैं, जिसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि या मेरे स्कूल पिट्यूटरी ग्रंथि जी, पिट्यूटरी ग्रंथि जी, समझ रहे हैं, पीयूष ग्रंथि या मेरे स्कूल पिट्यूटरी ग्रंथि, मेरे स्कूल ग्रंथि जी, मेरे स्कूल क्या जी, पीयूष ग्रंथि या इसी को कहते हैं इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि, समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे मेरे स्कूल, कोई भी आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा जी। मेरे स्कूल जी हम तीनों ही ग्रंथि, हम जो मेरे स्कूल ये आपको बताएंगे, ये पहला ग्रंथि, दूसरा ग्रंथि, तीसरा ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथि हमारा कहाँ होता है जी, तो ये हमारा तीनों ब्रेन में होता है, हमारा मस्तिष्क में होता है जी, समझ गए। अब हम तीसरा ग्रंथि पर हम चर्चा करते हैं जी, समझ गए, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। तो हम इसके बारे में आपको हम पूरी अच्छे तरीक़ा से बताने का कोशिश करते हैं जी। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत तो नहीं होना चाहिए जी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं जी, हम बिल्कुल उस पर चर्चा करेंगे दोबारा जी, समझ रहे। तो अब हम मेरे इसको आगे बढ़ते हैं जी, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा जी। हम नेक्स्ट अब ग्रंथि के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जी। इस ग्रंथि के बारे में आपको मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से और सीधा तरीके से समझना होगा जी, तब समझ में आपको आ पाएगा जी। अभी तक आपको दो ग्रंथि पढ़ाएं, उससे मेरे सुनो इसमें आपको ज़्यादा मेरे सुनो नॉलेज मिलेगा जी। मतलब मेरे सुनो दो ग्रंथि पढ़ाए ना, उससे ज़्यादा आपको मेरे सुनो इस ग्रंथि के बारे में पढ़ना है जी। जितना पॉइंट उस दो ग्रंथि में पढ़ाएं मेरे स्कूल, एक ग्रंथि में आपको उतना पॉइंट देखने के लिए मिलेगा जी। मतलब दो ग्रंथि में जितना आपको पॉइंट देखने के लिए मिला था मेरे स्कूल, आपको एक ग्रंथि में उतना पॉइंट देखने के लिए मिलेगा मेरे स्कूल। वो ग्रंथि का नाम क्या है जी, तो कहेगा पीयूष ग्रंथि में आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे स्कूल, ठीक है। ये जो दोनों ग्रंथि आपको हम पढ़ाएं मेरे स्कूल, आपको पहला ग्रंथि पढ़ाएं हाइपोथैलेमस ग्रंथि और दूसरा आपको हम पढ़ाएं मेरे स्कूल पिनियल ग्रंथि। ये दोनों ग्रंथि से मेरे स्कूल, ये दोनों ग्रंथि को मिला दीजिए तो जितना पॉइंट था ये दोनों ग्रंथि को मिलाने पर था, उतना पॉइंट सिर्फ ये ग्रंथि में मेरे स्कूल, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो आप बिल्कुल पीयूष ग्रंथि के बारे में बिल्कुल आप मेरे स्कूल समझिए बेहतर ढंग से जी। और पीयूष ग्रंथि आपका मेरे स्कूल कहाँ होता है जी, तो आपका मस्तिष्क में होता है जी। आपको हम बताए थे जी, फिक्र में आपको हम समझाए थे भी जी। तो समझिए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से। अब बताइएगा जी, जो मेरे स्कूल में जो पीयूष ग्रंथि है वो हमारा कहाँ पाया जाता है जी, तो कहेगा जो हमारा दिमाग है उसके दिमाग के मेरे स्कूल में जो दिमाग है ना हमारा, बिल्कुल ध्यान समझिए, ये मेरे स्कूल में जो दिमाग के आधार में पाया जाता है जी। जो हमारा पीयूष ग्रंथि है जो हमारा दिमाग के आधार में पाया जाता है, दिमाग के आधार में हमारा पीयूष ग्रंथि पाया जाता है जी। नेक्स्ट समझिए, जो आपका ये पीयूष ग्रंथि है ना, सबसे छोटी ग्रंथि है जी। सबसे छोटी ग्रंथि आपका कौन है जी, तो कहेगा पीयूष ग्रंथि है जी। और मेरे सुनो, ये जो आपका पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी मेरे सुनो कहते हैं जी। इसको मास्टर ग्रंथि भी मेरे सुनो कहा जाता है, किसको जी, पीयूष ग्रंथि को। आपको कहेगा मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है बताइए, तो ये क्या करता है, इस मेरे सुनो ये शरीर को, मेरे सुनो पूरे शरीर को नियंत्रित करता, कंट्रोल करता है जी। इसलिए इसको मेरे सुनो क्या कहा जाता है जी, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इस ग्रंथि को मेरे सुनो कौन ग्रंथि का जी, तो कहेगा पीयूष ग्रंथि को। क्या आपको समझ में आ रहा है मेरी बात हो जी,
क्या मेरी बात जो हम बोल रहे हैं क्या आपको समझ में आ रहा है सारी बातें? तो कहेगा बिल्कुल हम क्लियर है। अभी तक जितना पढ़ा है क्या आपको समझ में पूरा अच्छे तरीके से आ गया? बताइए। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में आपको 3 हम पॉइंट मेंशन किए जी। पहला पॉइंट कि जो हमारा ये पीयूष ग्रंथि है ये हमारा दिमाग के आधार में पाया जाता है जी। हमारा मस्तिष्क के आधार में पाया जाता है जी। यह ग्रंथि सब मेरे को बहुत छोटी ग्रंथि है जी, समझ रहे? ये ग्रंथि बहुत क्या है जी, तो छोटी ग्रंथि है जी। और इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं जी। क्यों कहते हैं जी? क्योंकि इस मेरे को पूरे शरीर को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है जी। अब आइए मेरे को जो हमारा पीयूष ग्रंथि है इसके 2 भाग होते हैं जी। कितने भाग है जी? तो कहेगा 2 भाग होते हैं जी। पहला भाग का नाम क्या है जी? तो कहेगा अग्र पिंडक, समझ रहे? जो पीयूष ग्रंथि हमारा होता है जी उसके आगे वाला जो भाग होता है, मेरी बात को ध्यान समझिए, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए, आपको एकदम 100% समझ में आएगा जी। समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये हमारा क्या है जी? पीयूष ग्रंथि है। तो ये जो आगे वाला भाग है, ठीक है जी, पीयूष ग्रंथि का जो हमारा आगे वाला भाग है इसको कहेंगे अग्र अग्र पिंडक जी। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अग्र पिंडक। और मैं इसको जो हमारा पीयूष ग्रंथि का जो पीछे वाला भाग है इसको कहेंगे क्या जी? तो पश्य पिंडक, पश्य पिंडक जी। यहाँ पर एक ठो हमारे पास और अगर मार्कर होता मेरे इसको अलग कलर का तो हम यहाँ पर पेंट कर देते हैं जी, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक ही मार्कर मेरे इसको, इसलिए हम यहाँ पर छोड़ दिए जी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक हमारा काला एक वाइट कलर है जी, ऐसे भी आपको 2 कलर दिखाई दे रहा है जी। अब समझिएगा मेरे इसको हमारा जो मेरे इसको पीयूष ग्रंथि उसके 2 भाग होते हैं जी। कितने भाग होते हैं? 2 भाग, समझ रहे? पहला होता है अग्रपिंडक, दूसरा हमारा होता है पश्य पिंडक जी। तो अग्रपिंडक के बारे में हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। समझिए जी, जो अग्रपिंडक है इससे वृद्धि हार्मोन निकलता है जी। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है जी? तो इससे वृद्धि हार्मोन निकलता है। और जिस व्यक्ति के, मेरी बात को ध्यान समझिए, आप ये बात जरूर देखेंगे आप ये बात जरूर आप सुनेंगे कि कोई व्यक्ति बौना होता है, कोई व्यक्ति होता है जी लंबा और मोटा होता है जी। आप सुने नहीं, आप साथ में देखे भी हैं, देखेंगे नहीं? तो कहेगा बिल्कुल। कोई व्यक्ति बिल्कुल मतलब उसका 20 साल है और लगेगा कि 5 साल या 8 साल का बच्चा है जी। और कोई व्यक्ति का, कोई मानव का, कोई मनुष्य का जी एज मेरे को 10 साल है, लगेगा कोई 20 मेरे को 15-18 साल का वे व्यक्ति है जी, वो मनुष्य है जी, समझ रहे हैं? तो ये किसका खेल है जी? तो ये सारा खेल हार्मोन का है जी, बिल्कुल ध्यान समझिए। मेरे को जब वृद्धि हार्मोन होता है जी, ठीक है, उस व्यक्ति के शरीर में मेरे को आवश्यकता से अधिक निकलने लगता है तो मेरे को वो व्यक्ति लंबा और मोटा हो जाता है जी, ठीक है। जिससे क्या कहते हैं जी? तो जिससे कहते हैं इसको जाइगेंटिज्म। क्या कहते हैं जी? जाइगेंटिज्म, समझ रहे हैं? और मेरे को एक व्यक्ति है, ठीक है जी, उस व्यक्ति के शरीर में क्या होता है जी? जो वृद्धि हार्मोन है जो क्या होता है जी? आवश्यकता से कम निकलता है जी, समझ रहे? आवश्यकता से कम निकलता है, ठीक है जी मेरे को। तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा जी? वो व्यक्ति बौना रह जाएगा। समान लंबाई भी उसका नहीं होगा जी, मतलब जितना लंबाई होना चाहिए, मतलब नहीं कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक ठाक इसका लंबाई है, मतलब उतना लंबाई भी नहीं होता है, उससे नीच मेरे को कम लंबाई उसका होता है जी, ठीक है जी। मतलब बौना हुए मेरे को उसको उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जी? बौना, सब लोग कहते हैं अरे बौना, समझ गए? तो मेरे को मतलब उसका लंबाई समान से भी क्या हो जी? मेरे को कम हो, मतलब छोटी हो, तो छोटी क्या होता है मेरे को होती है, ठीक है, या छोटी रह जाती है, जिससे क्या कहते हैं? जिससे कहते हैं मेरे को बौनापन कहते हैं जी। क्या कहते हैं जी? बौनापन कहते हैं। अगर मैं अपना लैंग्वेज में आपको समझाएं तो मेरे को समझिए कि मतलब जिस व्यक्ति के शरीर में मेरे को ये सारा वृद्धि हार्मोन खिलाए जी,
सारा ही खेला वृद्धि हार्मोन का खेला है जी। कोई व्यक्ति बौना रह जाता है, कोई व्यक्ति छोपिट्टा लंबा हो जाता है, मोटा हो जाता है, ये सारा वृद्धि हार्मोन का खेला है जी। कैसे खेला है जी, आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो फिर से समझाते हैं जी। समझिए, कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके शरीर में क्या होता है जी, जो वृद्धि हार्मोन है आवश्यकता उसको है मेरे स्कूल उससे अधिक क्या हो रहा है, निकल रहा है जी। तो व्यक्ति लंबा भी होगा और व्यक्ति मोटा भी होगा जी, ठीक है, मोटा भी होगा जी। और जिस व्यक्ति के मेरे स्कूल शरीर में वृद्धि हार्मोन आवश्यकता से कम निकल रहा है, कम स्राव हो रहा है, तो व्यक्ति मेरे स्कूल सामान्य लंबाई से भी उसमें छोटी रह जाती है जी। मतलब वो मेरे स्कूल बौना रह जाता है जी, ठीक है जी। मेरे स्कूल सामान्य लंबाई से क्या होता है, उसको मेरे स्कूल छोटी रह जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बौना कहते हैं, ठीक है जी। उसको बौना कहते हैं मेरे स्कूल, समझिए, उसको क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को बौना कहेंगे जी। समझ रहे हैं? मैं अपने लैंग्वेज में आपको मेरे स्कूल हम समझा रहे हैं अपनी भाषा में जी। लेकिन मेरे स्कूल आप ऐसा समझिएगा तो समझिए जी, मतलब वृद्धि हार्मोन आवश्यकता से अधिक निकलने पर शरीर का मेरे स्कूल लंबा और मोटा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जाइमेंटिज्म कहते हैं जी। और अगर कोई व्यक्ति मेरे स्कूल अगर वृद्धि हार्मोन आवश्यकता से कम निकलने पर क्या होता है जी, मनुष्य की मेरे स्कूल लंबाई समान से भी क्या होती है, छोटी रह जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं बौनापन। इसको कहते हैं बौनापन। ये सारा वृद्धि हार्मोन का खेला है जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो जिस व्यक्ति के शरीर में इसको ज़्यादा हार्मोन निकल रहा है, वृद्धि हार्मोन जी, तो उसे व्यक्ति लंबा और मोटा हो जाएगा जी, ठीक है। और जिस व्यक्ति के शरीर में क्या हो रहा है, वृद्धि हार्मोन कम निकल रहा है, वो व्यक्ति बौना रह जाएगा जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल बौना रह जाएगा जी। तो अगर कोई व्यक्ति मोटा हो जाता है, कोई व्यक्ति बौना रह जाता है, तो उसको ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि अरे मोटका, अरे बौना, नहीं बोलना चाहिए जी। क्यों नहीं बोलना चाहिए जी? क्योंकि मेरे को सारा खेल किसका है जी, वृद्धि हार्मोन का है। समझ रहे? वृद्धि हार्मोन का खेल है मेरे स्कूल। वृद्धि हार्मोन किस मेरे स्कूल हमारा कहाँ से निकलता है जी, तो अग्र पिंडक से निकलता है जी। अग्र पिंडक हमारा एक पीयूष ग्रंथि का भाग है जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब आइए हम मेरे स्कूल आप अग्र पिंडक के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए कि अग्र पिंडक से हमारा वृद्धि हार्मोन निकलता है, और वृद्धि हार्मोन की वजह से ही क्या होता है जी, हमारा शरीर का लंबाई बढ़ता है जी, ठीक है। और किसी व्यक्ति के शरीर में अगर किसी व्यक्ति के शरीर में क्या होता है जी, वृद्धि हार्मोन मेरे को अधिक निकलता है, तो व्यक्ति लंबा मोटा हो जाता है। और जिस व्यक्ति के शरीर में वृद्धि हार्मोन कम निकलता है, व्यक्ति बौना रह जाता है जी। सिंपल सा तो बात था। अब आइए हम पश्य पिंडक के बारे में चर्चा करते हैं। इससे निकलने वाला हार्मोन क्या करता है जी, शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में सहायक करता है जी, सहायक करता है जी। और इसको शुक्राणु होता है पुरुष में, अंडाणु होता है महिला में जी, समझ गए? बिल्कुल जी। आगे समझिए जी, तो मेरे को जो ये आपका पश्य पिंडक है, इससे जो निकलने वाला हार्मोन मेरे को किसके निर्माण में सहायक होता है जी, तो कहेगा शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में सहायक होता है। आगे ये यह महिला में मेरे को दुग्ध स्राव में सहायक होता है जी। जो महिला होता है ना मेरे को, ठीक है जी, मेरे को ये महिला में जो मेरे को जो दूध होता है, दूध है, उसी को क्या कहा जाता है जी, दुग्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, दुग्ध कहा जाता है जी, ठीक है जी। तो मेरे को ये महिला में दूध का स्राव में मेरे को दूध को निकलने में क्या मेरे को सहायक होता है जी। दूध को निकलने में क्या होता है, मेरे को सहायक होता है। जो दूध है मेरे को उसी को महिला में क्या कहा जाता है जी, दुग्ध कहा जाता है जी, दुग्ध कहा जाता है जी, ठीक है जी। मेरे को मैं यहाँ पर बोलने में थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ। जो महिला में मेरे को दूध होता है उसको क्या कहा जाता है जी, महिला में इसमें दूध होता है उसी को कहा जाता है जी, तो दुग्ध कहा जाता है जी, समझ रहे? जो दूध होता है महिला में उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दुग्ध, ठीक है जी, दुग्ध कहा जाता है जी, समझ रहे? तो ये क्या करता है मेरे को, महिला में जो इसको दूध को महिला में दूध निकलने में सहायक होता है, समझ रहे? शराब मतलब क्या, निकलना, समझ रहे? तो समझिए, अगर मेरे को ये हार्मोन किसी महिला में अधिक मात्रा में
मेरे सुनो निकलता है, मेरे बात को ध्यान समझिए। अगर ये हार्मोन, मेरे बात को ध्यान समझिए, जो हमारा पश्च पिंडक से जो निकलने वाला हार्मोन है जी, अगर कोई महिला में अधिक मात्रा में निकलता है तो मेरे सुनो उस महिला में बच्चे के लिए दूध ठीक मात्रा में बनेगा जी, जिससे बच्चे बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या होगा मेरे सुनो, बच्चा दूध पी पाएगा मेरे सुनो, तो उसका भर पेट ये मेरे सुनो उसका मेरे सुनो दूध पीकर उसका पेट बिल्कुल भर जाएगा जी। समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। क्या आप समझ गए यहाँ तक जी? बिल्कुल जी। आगे समझिए, ये जल संतुलन में मदद करता है जी, ये जल संतुलन में क्या करता है जी, मदद करता है जी। उम्मीद करता हूँ मेरे सुनो कि यहाँ तक आपको हर एक चीज, हर एक बात पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जी। कोई दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत आपको समझने में जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से, बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाने का कोशिश किए, प्रयास किए कि आपको 100% हर एक चीज़ समझ में आएगी। समझ रहे, जो हमारा पश्च पिंडक होता है, इससे जो निकलने वाला हार्मोन होता है, किसके निर्माण में सहायक होता है जी, तो आप कहिएगा शुक्राणु और अंडाणु का, और जो इससे हार्मोन निकलता है मेरे सुनो, ठीक है जी। मेरे बात को ध्यान समझिए, ये मेरे सुनो महिला में दूध मेरे सुनो निकालने में क्या होता है जी, सहायक होता है जी। जो दूध होता है ना मेरे सुनो महिला में, उसको क्या कहा जाता है, दुग्ध कहा जाता है जी, दुग्ध। समझ गए, समझिए मेरे सुनो, मतलब ये हार्मोन जिस महिला में अधिक मात्रा में मेरे सुनो निकल रहा है, मेरे सुनो उस महिला में बच्चे के लिए ठीक मात्रा में दूध बनेगा जी, और बच्चे बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना भर पेट पिएगा जी। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा जी, कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं हुआ होगा मेरे स्कूलों। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना अब जी मेरे स्कूलों। अब हम पढ़ने वाले हैं मेरे स्कूलों किस ग्रंथि के बारे में जी, तो आप देख सकते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले हैं जी, जो आपका अंतःस्रावी मेरे स्कूलों ग्रंथियों में आपका मेरे सुनिए चौथा ग्रंथि है जी। समझ रहे हैं, हमें टोटल 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ना है जी, ठीक है। जिसमें हम आज क्लास में 4 ठो मेरे स्कूलों हम अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ लेंगे मेरे स्कूलों, फिर नेक्स्ट क्लास में हम 5 ठो अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे जी। तो समझिए हमारा चौथा मेरे स्कूलों ग्रंथि का क्या नाम है जी, तो कहेगा थायराइड ग्रंथि नाम है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी मेरे स्कूलों, ये हमारा जो श्वास नली या मेरे स्कूलों ट्रेकिया के दोनों ओर पाया जाता है जी, दोनों ओर क्या जी मेरे स्कूलों आपका पाया जाता है जी। समझ गए, तो पूछा जाएगा आपसे कि बताइए थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है जी, तो कहेगा श्वास नली के दोनों ओर होता है जी, ठीक है। नेक्स्ट समझिएगा, इससे मेरे सुनो कौन सा हार्मोन निकलता है जी, तो इससे मेरे सुनो थाइरोक्सिन हार्मोन निकलता है जी। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है जी, तो कहेगा थाइरोक्सिन हार्मोन निकलता है जी, थाइरोक्सिन हार्मोन निकलता है जी। समझ गए, बिल्कुल समझ गए हैं जी। फिर इसको इसमें आयोडीन अधिक होता है जी, इसमें आयोडीन क्या होता है जी, अधिक होता है जी। किस ग्रंथि में आयोडीन अधिक होता है जी, तो कहेगा थायराइड ग्रंथि में आयोडीन अधिक होता है। इस ग्रंथि से हमारा थाइरोक्सिन थाइरोक्सिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट समझिएगा जी, कम थाइरोक्सिन हार्मोन बनने पर थायराइड ग्रंथि अधिक बनाने के लिए, मतलब कम बना ना थाइरोक्सिन हार्मोन मेरे स्कूल, तो क्या करेगा थायराइड ग्रंथि अधिक बनाने के लिए क्या करेगा मेरे स्कूल, फूल जाता है जी, और फूल जाता है मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो फूल जब हमारा थायराइड ग्रंथि फूल गया तो मेरे स्कूल हमारा फूल जाता है जी, तो इसे हम घेंघा या मेरे स्कूल गंठ रोग कहते हैं जी। मेरी बात को ध्यान से सीधा तरीके से समझ रहे होंगे जी, तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा जी। मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमारा मेरे स्कूल में जो हमारा थायराइड ग्रंथि है, ये क्या करता है मेरे स्कूल में, अगर कम थायरोक्सिन हार्मोन बना तो क्या करेगा मेरे स्कूल, कम बनने पर मेरे स्कूल जो कम बनेगा थायरोक्सिन हार्मोन, तो क्या करेगा मेरे स्कूल, ये थायराइड ग्रंथि हमारा मेरे स्कूल अधिक
इसको बनाने लगे, मेरे इसको बनाने क्या करेगा जी, अधिक ये बनाने के लिए इसको फूल जाता है जी, समझ गए। अधिक मेरे इसको थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए हमारा थायराइड ग्रंथि फूल जाता है जब कम हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन मेरे इसको बनता है तब जी, समझ गए। तो अगर हमारा ये अधिक मेरे इसको थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जब ये फूल जाता है मेरे इसको, ठीक है, तो इससे हम गलगंठ या घेघा रोग कहते हैं जी, समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। इसीलिए डॉक्टर हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देते हैं जी। मतलब समझिए, जो थायराइड है ना जी ग्रंथि, ये क्या कर रहा है मेरे इसको अधिक मात्रा में मेरे इसको थायरॉक्सिन हार्मोन मेरे इसको बना पाएगा जी, ठीक है, सॉरी, बना नहीं पाएगा जी। मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैं मेरे इसको क्या कह रहा हूँ, जो हमारा ये थायराइड ग्रंथि मेरे इसको ये अधिक मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं मेरे इसको बना पाएगा जी, नहीं बना पाएगा मेरे इसको, मेरे बात को ध्यान समझिए, नहीं बना पाएगा जी। जब मेरे इसको जो हम लोग मेरे इसको आयोडीन युक्त मेरे इसको जो हम लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, ठीक है जी, सॉरी, मेरे इसको जो हम लोग नमक खाते हैं उससे क्या मेरे इसको आयोडीन मेरे इसको मिल जाता है जी, उससे क्या मिल जाता है जी, तो उससे मेरे इसको आयोडीन मिल जाता है जी, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल बात को मेरे समझ रहे हो। मेरे इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बोलने में मिस्टेक कर दिया जी, मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि जो थायराइड ग्रंथि है ना मेरे इसको, ठीक है जी, ये अधिक मात्रा में मेरे इसको अधिक मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना पाएगा मेरे इसको, जो हम लोग नमक खाते हैं मेरे इसको उससे आयोडीन मिल जाएगा जी, उससे आयोडीन मिल जाएगा मेरे इसको, समझ रहे मेरी बात को जी, बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे इसको, कि जो थायराइड और मेरे इसको जो थायराइड और मेरे इसको ग्रंथि है, ये अधिक मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना पाएगा मेरे इसको, तो फिर क्या करेंगे जी, जो हम नमक खाते हैं मेरे इसको उससे इससे क्या मिल जाएगा जी, आयोडीन मिल जाएगा मेरे इसको, आयोडीन मिल जाएगा जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब समझिए, आयोडीन या थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है जी। पूछे आपसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन या मेरे सुनो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कहेगा घेघा रोग होता है जी, घेघा रोग होता है जी, समझ गए, बिल्कुल जी। जो मेरे इसको थायराइड जो ग्रंथि है, ये मेरे इसको अधिक मात्रा में मेरे इसको थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना पाए, तो फिर क्या करते हैं, हम मेरे इसको नमक खाते हैं, और नमक खाते हैं मेरे इसको, तो उससे क्या होता है जी, आयोडीन मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे इसको आज की हम क्लास में 4 ग्रंथियों के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे, 4 ग्रंथियों के बारे में आपको हम आज की क्लास में पूरा अच्छे तरीका से डिटेल में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं जी, डिटेल में पढ़ा चुके हैं जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो मेरे इसको उम्मीद करता हूँ आज क्लास में आपको जितना पढ़ाया हूँ 100% आपको समझ में आया होगा मेरे इसको। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं जी, और आज की क्लास आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट कीजिएगा जी। और आप सभी को क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ अब मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।